नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिगरिंग आउट फाइनेंस चैनल में। अगर आप बैंकिंग, इंश्योरेंस या किसी भी रेगुलेटरी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है आज का कोई एक क्वेश्चन या उसका आंसर ही आपके इंटरव्यू पैनल में पूछ लिया जाए, इसलिए एक भी क्वेश्चन आप मिस मत कीजिएगा। इस बैंकिंग इंटरव्यू मास्टर सीरीज़ में हम प्रीवियस ईयर इंटरव्यू क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, बैंकिंग अवेयरनेस और पैनल रेडी आंसर कवर करेंगे, ताकि आप इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म कर सकें। इन वीडियो को देखने के बाद आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा, क्योंकि आपको अलग-अलग सोर्सेज़ से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप फ़ोकस्ड और स्मार्ट प्रिपरेशन कर पाएँगी। ये सीरीज़ सिर्फ़ इंटरव्यू तक ही लिमिटेड नहीं है। यहाँ कवर किए गए कंसेप्ट आपको मेंस एग्ज़ामिनेशन में भी काम आएँगे, और सिलेक्शन के बाद जब ट्रेनिंग जॉइन करेंगे, तब भी ये नॉलेज आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। इसलिए अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू की कंप्लीट प्रिपरेशन एक ही जगह से करना चाहते हैं, तो ये बैंकिंग इंटरव्यू मास्टर सीरीज़ आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। दोस्तों, ये है सेट नंबर 1। अगर आपने इसके अब तक बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं, तो आप इनको ज़रूर देखिएगा। इस सेट में जो मैंने क्वेश्चन कवर किए हैं, वो रिलेटेड है बैंकिंग फाउंडेशन, नेट इंटरेस्ट मार्जिन और हिस्ट्री ऑफ मर्जर से लेके। इसमें मैंने यह भी बताया कि मर्जर का बेनिफिट क्या होगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इन क्वेश्चन के आंसर मैंने इस तरह डिज़ाइन किए हैं, जब आप पैनल के सामने आप इन आंसर को देंगे, तो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ेगा पैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, हमें आता सब कुछ है, हमको डेफ़िनेशन भी पता है, बट कभी-कभी क्या होता है जब हम पैनल के सामने बैठते हैं ना, तो हमें कुछ चीज़ें याद नहीं आती हैं, कैसे हम चीज़ों को एक्सप्लेन करें। मेरी ये इंटरव्यू मास्टर सीरीज़ इसी चीज़ में आपको हेल्प करेगी। इन वीडियोज़ में मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको पैनल के सामने एक इफ़ेक्टिव आंसर कैसे देना है। और दोस्तों, जो भी मैं आंसर इसमें बता रहा हूँ, आप उसको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन ध्यान रहे उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, जब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊँ, उससे पहले आप एक बार उसका आंसर देने की प्रैक्टिस करें। मैं 3 से 5 सेकंड का पॉज़ लूँगा, उस बीच में आप वीडियो को पॉज़ कीजिएगा और एक आंसर देने की प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद मेरा आंसर आप सुनिएगा। और दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट अपडेट ये भी है कि अगर आप इन वीडियो सीरीज़ की पीडीएफ चाहते हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप बहुत छोटा-सा अमाउंट पे करके इनकी पीडीएफ ले सकते हैं। और दोस्तों, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो मेरी पीडीएफ है, ये कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंदर है। इसको आप कहीं भी शेयर नहीं कर सकते, आप इसको सेल नहीं कर सकते बिना मेरी परमिशन के, अदरवाइज़ यू विल बी लायबल फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर। इसके बारे में आप सामने स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, 3 चीज़ें मैंने मेंशन की हैं, इसलिए बहुत ही अफोर्डेबल मैंने इसका प्राइस रखा है। अगर आप सोच रहे हो आप किसी को शेयर कर दें, तो मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे पता चल जाएगा। इसलिए आप परचेज़ कीजिए पीडीएफ और अपने पास रखिएगा, कहीं भी आप शेयर नहीं कीजिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और हाँ दोस्तों, जब आप पेमेंट कंप्लीट कर देंगे, तो आपको ये पीडीएफ मेल के थ्रू मिल जाएगी, उसमें एक लिंक होगा, आप उस लिंक को सेव कर लीजिएगा। अगर फर्दर मैं फ्यूचर में कोई पीडीएफ में अपडेट करता हूँ, तो उस लिंक से आप अपडेटेड पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, जो भी मैं नई स्पेशल सीरीज़ लाऊँगा, ऑर्गेनाइज़ेशनल स्पेशल सीरीज़, उसकी भी पीडीएफ आपको यहीं मिल जाएगी, इसलिए आप उस लिंक को सेव ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, पहले मैं जो इंटरव्यू सीरीज़ लेता था, उसकी मैं पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करता था। आप यूट्यूब पे मेंबरशिप के थ्रू मेरी वीडियो देख सकते थे, लेकिन बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी, "सर, आप मेंबरशिप हटा दीजिएगा।" तो मैंने सोचा चलो ठीक है, बट मैं पीडीएफ नहीं देता था। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। ये प्राइस मैंने जो वीडियो का मैं लेता था यूट्यूब पर, उससे काफ़ी ज़्यादा कम रखा है। तो लिमिटेड पीरियड ऑफर है, फर्स्ट 200 स्टूडेंट के लिए 50% ऑफ है, आप 253 में ये अवेल कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसका प्राइस बढ़ा दूँगा, फिर आपके लिए ये थोड़ा महँगा हो जाएगा, इसलिए आप जल्द से जल्द इसको परचेज़ कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, टेल मी इन सिंपल टर्म्स, व्हाट डज़ अ बैंक एक्चुअली डू टू मेक मनी? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, बहुत सिंपल शब्दों में बोलें तो बैंक में मेन बिजनेस लोगों से डिपॉजिट लेना और उसी पैसे को दूसरे लोगों को लोन के रूप में देना होता है। जब कस्टमर अपना पैसा सेविंग अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट में रखते हैं, तो बैंक उन्हें उस पर थोड़ा इंटरेस्ट रेट देता है। उसके बाद बैंक वही पैसा होम लोन, व्हीकल लोन या बिजनेस लोन के रूप में देता है और बोरोवर से उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। बैंक को जो इंटरेस्ट मिलता है और जो इंटरेस्ट वो डिपॉजिटर को देते हैं, उन दोनों के बीच का डिफरेंस इंटरेस्ट स्प्रेड कहलाता है। यही बैंक की सबसे बड़ी इनकम का सोर्स है। इसके अलावा बैंक अलग-अलग सर्विसेज के लिए फीस और चार्जेस अर्न करता है, जैसे एटीएम सर्विसेज, लॉकर फैसिलिटी, डिमांड ड्राफ्ट, अकाउंट मेंटेनेंस और लोन प्रोसेसिंग चार्ज। बैंक इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट बेचकर कमीशन भी अर्न करता है। ओवरऑल सर, बैंक के इनकम के 2 मेजर सोर्स होते हैं, पहला लैंडिंग बिजनेस और दूसरा सर्विस बेस्ड इनकम से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ बैंक व्हाट काउंट एज एन असेट एंड व्हाट काउंट एज अ लाइबिलिटी एंड व्हाई एग्जैक्टली आर कस्टमर डिपॉजिट्स ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटी। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, बैंक के लिए असेट वो होता है जो बैंक के लिए इनकम जनरेट करता है या जो पैसा बैंक को मिलना होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल लोन्स है। जब बैंक किसी कस्टमर को लोन देता है तो बोरोअर उस लोन को इंटरेस्ट के साथ वापस करता है। इसीलिए लोन्स बैंक के लिए इनकम अर्न करते हैं और इसी वजह से उन्हें असेट माना जाता है। कैश, रिजर्व्स और इन्वेस्टमेंट भी बैंक के असेट होते हैं। सर, अब लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी वो होती है जो बैंक को दूसरों को वापस देनी होती है। जब कोई कस्टमर बैंक में पैसा डिपॉजिट करता है, तो वो पैसा बैंक का नहीं होता, बैंक सिर्फ़ उस पैसे को सेफ रखता है और जब कस्टमर माँगे, तब उसे ज़रूरत पड़ने पर इंटरेस्ट के साथ वापस करना बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसीलिए बैंक के लिए कस्टमर डिपॉजिट एक लायबिलिटी होती है। सिंपल वर्ड में कहें तो डिपॉजिट बोरोड मनी होते हैं और लोन्स लेंट मनी होते हैं। इसी वजह से बैलेंस शीट में दोनों अपोज़िट साइड पर दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल अस व्हाट इज नेट इंटरेस्ट मार्जिन एंड व्हाई डू पीपल कॉल इट लाइफलाइन ऑफ अ बैंक। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक सिंपल रेशियो है जो बताता है बैंक अपने मेन बिजनेस यानी लैंडिंग से कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है। बैंक जो लोन्स देता है उन पर इंटरेस्ट अर्न करता है और जो डिपॉजिट कस्टमर से लेता है उन पर इंटरेस्ट पे करता है। इंटरेस्ट अर्न और इंटरेस्ट पेड के बीच का डिफरेंस जब बैंक के इंटरेस्ट अर्निंग असेट से डिवाइड किया जाता है तो हमें नेट इंटरेस्ट मार्जिन मिलता है, जो परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। इससे बैंक की लाइफलाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि लैंडिंग ही बैंक का कोर बिजनेस है। अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन हेल्दी है तो इसका मतलब है कि बैंक अपने फंड्स को इफिशिएंटली मैनेज कर रहा है और अच्छा स्प्रेड अर्न कर रहा है। हायर नेट इंटरेस्ट मार्जिन से बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रांग होती है, स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। इसीलिए सर, नेट इंटरेस्ट मार्जिन किसी भी बैंक की कोर फाइनेंशियल हेल्थ को रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू पब्लिक सेक्टर बैंक्स जनरली स्ट्रगल विद अ लोअर नेट इंटरेस्ट मार्जिन कंपेयर टू प्राइवेट बैंक। चलिए देखते हैं कैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, नेट इंटरेस्ट मार्जिन बैंक्स को लोन से जो इंटरेस्ट इनकम मिलती है और डिपॉजिट पर जो इंटरेस्ट बैंक पे करता है, उन दोनों के डिफरेंस को अर्निंग असेट के परसेंटेज के रूप में दिखाता है। ये बताता है कि बैंक का कोर लैंडिंग बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है। जनरली देखा जाता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन प्राइवेट बैंक के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है और इसके पीछे कुछ क्लियर स्ट्रक्चरल रीज़न है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी बड़ी होती है। ये रूरल एरियाज, प्रायोरिटी सेक्टर्स और गवर्नमेंट स्कीम को सर्व करते हैं, जहां लैंडिंग से मिलने वाला रिटर्न कंपैरेटिवली कम होता है। साथ ही पब्लिक सेक्टर बैंक्स रिलेटिवली हायर कॉस्ट डिपॉजिट पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, जबकि कई प्राइवेट बैंक के पास स्ट्रॉन्ग लो कॉस्ट कासा बेस होता है, जिससे उनकी फंडिंग कॉस्ट कम हो जाती है। इसलिए सर, मेरे व्यू में ये किसी वीकनेस का साइन नहीं है, बल्कि देश के प्रति उनकी वाइडर नेशनल रोल को रिफ्लेक्ट करता है। और जैसे-जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रहे हैं और बैड लोन्स की रिकवरी बेटर हो रही है, वैसे-वैसे ये गैप और भी कम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल अस ब्रीफली व्हाट वर द प्रेसिडेंसी बैंक एंड व्हाट डिड दे एक्चुअली बिकम। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, प्रेसिडेंसी बैंक्स ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया की 3 सबसे पहली मॉडर्न बैंक थी। ये थी बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। सबसे पहले 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुई, जिसके बाद में बैंक ऑफ बंगाल नाम दिया गया। उसके बाद 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास इस्टेब्लिश हुई। इन बैंक्स के नाम 3 प्रेसिडेंसीज बंगाल, बॉम्बे और मद्रास के नाम पर रखे गए थे। ये बैंक्स गवर्नमेंट और प्राइवेट शेयर होल्डर दोनों की जॉइंट ओनरशिप में थी। ये कमर्शियल बैंकिंग के साथ साथ कुछ अर्ली सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन भी परफॉर्म करती थी। बाद में 1921 में तीनों बैंक को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। फिर 1955 में इंपीरियल बैंक को नेशनलाइज किया गया और इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया, जिसे आज हम एसबीआई के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल अस हाउ डिड द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बिकम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन 1921 में हुआ था, जब 3 प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मर्ज किया गया था। उस समय ये एक क्वासी सेंट्रल बैंक की तरह भी काम करता था और कमर्शियल बैंकिंग सर्विस भी प्रोवाइड करता था। 1935 में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ, तब सेंट्रल बैंकिंग की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आरबीआई को ट्रांसफ़र हो गई और इंपीरियल बैंक सिर्फ एक कमर्शियल बैंक के रूप में काम करने लगा। इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट को लगा कि रूरल एरियाज़ और डेवलपमेंट प्लान्स को सपोर्ट करने के लिए
एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर बैंक की ज़रूरत है। इसीलिए गोरवाला कमेटी की रिकमेंडेशन पर पार्लियामेंट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 पास किया। इस एक्ट के अंडर आरबीआई ने इंपीरियल बैंक में कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर किया और 1 जुलाई 1925 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ऑफिशियली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल अस व्हाई वर बैंक्स नेशनलाइज्ड इन 1969 एंड हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड एट दैट टाइम। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, बैंक्स को 19 जुलाई 1969 को नेशनलाइज किया गया था। जब प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी थी उस समय 14 मेजर कमर्शियल बैंक्स जिनमें 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा डिपॉजिट थे उन्हें गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। ये बैंक उस वक्त देश के लगभग 85% बैंक डिपॉजिट को होल्ड करते थे। इसका मेन रीज़न था कि नेशनलाइजेशन से पहले बैंकिंग सर्विस का बेनिफिट ज़्यादातर बड़े बिजनेस हाउसेस और शहरों के अमीर लोग तक ही सीमित था। फार्मर्स, स्मॉल इंडस्ट्रीज और विलेज में रहने वाले गरीब लोगों को आसानी से लोन नहीं मिल पाता था। इसलिए गवर्नमेंट ने बैंक्स को नेशनलाइज किया ताकि रूरल एरियाज में बैंकिंग का एक्सपेंशन हो, एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्रीज और एक्सपोर्ट को क्रेडिट मिले और नए इंटरप्रेन्योर्स को भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। ओवरऑल सर, इसका ऑब्जेक्टिव था बैंकिंग को सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना। बाद में 1980 में 6 और बैंक को भी नेशनलाइज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल अस व्हाट हैपेंड इन द 1980 राउंड ऑफ नेशनलाइजेशन। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, इंडिया में बैंक्स का नेशनलाइजेशन 2 राउंड में हुआ था। पहला राउंड जुलाई 1969 में हुआ था जब 14 बड़े प्राइवेट बैंक को गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया था। दूसरा राउंड 15 अप्रैल 1980 को हुआ। इस राउंड में 6 और प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया गया। इस बार रूल ये था कि जिन बैंक के डिपॉजिट 200 करोड़ से ज़्यादा हैं उन्हें गवर्नमेंट टेक ओवर करेगी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट को क्रेडिट यानी लोन्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर ज़्यादा कंट्रोल देना था। पहले ज़्यादातर लोन्स बड़े इंडस्ट्रीज़ को मिलते थे जबकि फार्मर और छोटे बोरोवर को बहुत कम क्रेडिट मिल पाता था। 1980s के अराउंड के बाद गवर्नमेंट के कंट्रोल में देश के लगभग 90% बैंकिंग बिजनेस आ गया। इससे बैंक की पहुंच रूरल एरियाज तक बढ़ी और एग्रीकल्चर जैसे प्रायोरिटी सेक्टर को भी बेहतर सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल अस थ्रू द रीसेंट पीएसबी मेगा मर्जर विच बैंक मर्ज इनटू विच एंकर। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, पब्लिक सेक्टर बैंक का मेगा मर्जर 1 अप्रैल 2020 से इफेक्टिव हुआ था। इसके अंडर 10 बैंक्स को 4 बड़े एंकर बैंक में मर्ज किया गया था। सबसे पहले ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज किया गया। दूसरा, सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक में मर्ज किया गया। तीसरा, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज किया गया और चौथा, इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मर्ज किया गया। इससे पहले 2019 में विजया बैंक और देना बैंक का मर्जर बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ हो चुका था। इस पूरे प्रोसेस के बाद पब्लिक सेक्टर बैंक की संख्या 2017 से 27 बैंक से घटकर सिर्फ 12 रह गई। इस मर्जर का मेन ऑब्जेक्टिव स्ट्रॉन्ग और लार्ज स्केल बैंक बनाना था जिनके पास बेटर टेक्नोलॉजी, वाइडर रीच और ग्लोबल लेवल पर कॉम्पीट करने की कैपेबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन योर ओपिनियन वाज बैंक कंसोलिडेशन गुड फॉर इंडियन बैंकिंग सिस्टम? गिव अस अ व्यू। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, मेरे ओपिनियन में बैंक कंसोलिडेशन इंडियन बैंकिंग सिस्टम के लिए काफ़ी हद तक बेनिफिशियल रहा है, लेकिन इसे प्रॉपर प्लानिंग और केयर के साथ इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। कंसोलिडेशन का मेन ऑब्जेक्टिव छोटे या फाइनेंशियल वीक बैंक को स्ट्रॉन्ग बैंक के साथ मर्ज करना है ताकि हमारे पास कम बैंक्स हों लेकिन फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैंक हों। इसके कई बेनिफिट हैं। एक बड़ा बैंक के पास लार्जर कैपिटल बेस होता है जिसकी वजह से वो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बड़े प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर सकता है और ग्लोबल बैंक के साथ इफेक्टिवली कॉम्पीट कर सकता है। इससे बैड लोन का मैनेजमेंट भी बेटर होता है। शेयर्ड ब्रांचेस और टेक्नोलॉजी की वजह से ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होती है और ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट भी इम्प्रूव होता है। ये आइडियाज़ नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन पर ही बेस्ड हैं। लेकिन कंसोलिडेशन के कुछ चैलेंजेस भी होते हैं जैसे डिफरेंट वर्क कल्चर को इंटीग्रेट करना, टेक्नोलॉजी सिस्टम को मर्ज करना और एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। इसीलिए मेरे ओपिनियन में बैंक कंसोलिडेशन एक पॉजिटिव स्टेप है, बस इसे प्रॉपर प्लानिंग और केयर के साथ इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन टू बैंक मर्ज्ड व्हाट हैपेंड टू द मर्ज्ड बैंक नेम इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, आरबीआई एक्ट 1934 की सेकंड शेड्यूल में बैंक्स की लिस्ट होती है। जिनका नाम इस लिस्ट में होता है उन्हें शेड्यूल बैंक कहा जाता है। इन बैंक को आरबीआई से बोरोइंग और क्लियरिंग हाउस मेंबरशिप जैसे बेनिफिट मिलते हैं।
जब 2 बैंक मर्ज होते हैं तो एक बैंक अपना अलग बैंकिंग बिज़नेस बंद कर देता है और बड़े बैंक का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि मर्ज बैंक अब इंडिपेंडेंटली बैंकिंग बिज़नेस कैरी ऑन नहीं करता। इसीलिए आरबीआई ऑफिशियल गैजेट में नोटिफ़िकेशन पब्लिश करके उस बैंक का नाम सेकंड शेड्यूल से रिमूव यानी एक्सक्लूड कर देता है। जो बैंक मर्जर के बाद कंटिन्यू करता है, उसका नाम पहले से ही सेकंड शेड्यूल में होता है, इसीलिए वो शेड्यूल्ड बैंक बना रहता है। अगर सर सिंपल शब्दों में कहें, मर्ज होने वाले छोटे बैंक का नाम सेकंड शेड्यूल से हटा दिया जाता है, जबकि सर्वाइविंग बैंक शेड्यूल बैंक के रूप में कंटिन्यू करता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इस बैंकिंग इंटरव्यू मास्टर सीरीज में कौन-कौन से पार्ट्स मैं कवर करूँगा। दोस्तों, इस मास्टर सीरीज के पार्ट्स मैंने 3 लेयर में डिवाइड किए हैं, लेयर ए, लेयर बी और लेयर सी। ये लेयर 1 है, इसमें 20 सेट्स हैं, हर सेट में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हैं। इसमें मैंने स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस और एचआर रिलेटेड क्वेश्चन लिए हैं, जो आपसे इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं, और ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर इंटरव्यू में पूछे गए हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, ये आपसे पूछे ही जाएँगे आपके इंटरव्यू में। हर सेट के टॉपिक मैंने मेंशन कर दिए हैं, आप एक बार इनको ज़रूर पढ़िएगा। इसके अलावा दोस्तों, लेयर बी में टोटल 8 सेट हैं। ये सेट्स उनके लिए डिज़ाइन किए गए हैं जो ऑलरेडी बैंक में हैं और ऑफिसर लेवल की तैयारी कर रहे हैं। इसमें टोटल 8 सेट हैं जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं। आप सेट के टॉपिक पढ़ सकते हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं। और दोस्तों, लेयर सी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे मुझसे मैसेज करके पूछते हैं, सर मेरी स्ट्रीम ये है, इसमें कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो दोस्तों, लेयर सी में मैंने 7 स्ट्रीम आइडेंटिफ़ाई की हैं। इनके ऊपर मैं वीडियोज़ बनाऊँगा। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि इनमें जो मैंने क्वेश्चन कवर किए हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है। उस स्ट्रीम से इंटरव्यू पैनल के द्वारा वो क्वेश्चन इंटरव्यू कैंडिडेट से पूछे गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। हर सेट को केयरफुली डिज़ाइन किया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके, और उसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन से ऐड किए जा सकते हैं, वो भी मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट है। ये आपको इंटरव्यू को क्लियर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, और आपको पता है अब तक ऐसी सीरीज़ आज तक किसी ने भी पूरे यूट्यूब पे नहीं बनाई है। तो आप लोग इस वीडियो को केयरफुली देखिएगा। ये आपके इंटरव्यू के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, चाहे आप बैंकिंग, रेगुलेटरी या इंश्योरेंस की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा मेरी एक इंश्योरेंस मास्टर सीरीज़ भी है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप किसी इंश्योरेंस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उस सीरीज़ को भी ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट अपडेट आपके लिए ये है, ये जो सीरीज़ है ये कॉमन है आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड ग्रेड ए, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, एसबीआई सर्कल बेस्ड ऑफिसर और जो बैंक लोकल बैंक ऑफिसर रिक्रूट करते हैं, उनके लिए ये मैंने एक कॉमन सीरीज़ बनाई है। दोस्तों, जब भी कोई इन रिक्रूटमेंट का नया नोटिफ़िकेशन आएगा, तो मैं एक नई सीरीज़ लाऊँगा। उसमें मैं उसके करंट अपडेट्स कवर करूँगा, जैसे उस ऑर्गनाइज़ेशन के बारे में, या कोई बैंक है तो वो क्या प्रोडक्ट ऑफ़र करती है, उसका रोल क्या है फाइनेंशियल इंक्लूज़न में, और उस टाइम में जो बैंकिंग सेक्टर न्यूज़ में होगा और जो करंट अफ़ेयर्स आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, उन सब के बारे में कवर करूँगा। तो जब भी कोई नोटिफ़िकेशन आए, तो आप एक बार चैनल को विज़िट ज़रूर कीजिएगा, उसमें आपको ये सीरीज़ अलग से मिल जाएगी। और दोस्तों, जब भी नया नोटिफ़िकेशन आए, तो आपको नई वाली सीरीज़ जो ऑर्गनाइज़ेशन स्पेशल इंटरव्यू सीरीज़ होगी, और ये बैंकिंग इंटरव्यू मास्टर सीरीज़, ये आपको दोनों देखनी है, जिससे आपकी एक कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाए और आपको हायर कॉन्फिडेंस मिले जब आप इंटरव्यू देने जाएँ। और दोस्तों, एक सक्सेस टिप ये है, आप पीडीएफ के अलावा इन वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको पैनल के सामने कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। जब आप इन वीडियोज़ को सुनोगे, तो आपको कुछ चीज़ें याद हो जाएँगी। जब चीज़ें याद हो जाती हैं, तो हम फ्लुएंटली पैनल के सामने बोल सकते हैं, उससे हमारा एक अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अपना फीडबैक आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं, या मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या आपकी कोई क्वेरी हो तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या आप चाहते हो कि मैं कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन कवर करूँ आपके आने वाले इंटरव्यू के लिए, तो उसको भी आप मुझे कमेंट सेक्शन या मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं उसको आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर कवर करूँगा। दोस्तों, ये वीडियो सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको रेगुलरली फॉलो कीजिएगा और सेट्स को आप सीक्वेंस में देखिएगा, इससे आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिले। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।